अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 13 अक्टूबर सोमवार के रोज़ का आगाज़ हो चुका है और नाजरीन, गुज़िश्ता रात इंतहाई खौफनाक वीडियोज़ और खौफनाक खबरें सामने आई हैं कि तहरीक लब्बैक के ऊपर जिस तरह से रियासत ने बेदरेग इस्तेमाल करते हुए उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया है। बदतरीन तारीख का क्रैकडाउन मुरीदके के अंदर तहरीक लब्बैक के कारकुनान के साथ किया गया है। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कितनी शहादतें हुई हैं और इतलात हैं कि साद रिजवी, एक इतलात तो ये है कि साद रिजवी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, बल्कि कुछ इतलात हैं कि उनको गोलियां लगी हैं। और उसी के साथ ही आज पेशावर से एक बड़ी खबर सामने आई है कि वो जहां पर इमरान खान के नामजद करदा वज़ीर आला सोहेल अफरीदी को के बतौर वज़ीर आला का आज इंतखाब होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि आपने कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना है। सोहेल अफरीदी की खबर से आने से पहले थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि तहरीक लब्बैक के खिलाफ जो बदतरीन क्रैकडाउन मोहसिन नकवी ने अपनी निगरानी के अंदर करवाया है, उसकी सूरत हाल क्या है। देखिए, तहरीक लब्बैक ने एक अक्सा मार्च करना था जो कि उन्होंने लाहौर से लेकर इस्लामाबाद की तरफ आना था। इससे पहले हमने देखा कि इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। तकरीबन 3-4 रोज़ हो चुके हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो शहरी हैं वो इस मुश्किल से दो चार हैं कि मोहसिन नकवी और उनकी सारी हुकूमत ने जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी 3-4 दिन पहले से बंद कर दिया। फिर हमने देखा कि मुतअद्दिद जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि किसी हम मजहबी जत्थे को, किसी सियासी जत्थे को, किसी इंतशार पसंद टोले को हम जो है वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। एक तो मसला ये भी है कि हमारी रियासत की जो डायरी है, हमारी रियासत की डायरी के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज पड़े हैं जो अल्फाज बवक्ते ज़रूरत हमारी रियासत निकाल लेती है और अपने कुछ कसीदा गो हैं उनको दे देती है कि आप फला सियासी जमात को इंतशार पसंद कह दें, आप फला मजहबी जमात जो है उसको आप इंतशारी टोला कह दें, आप किसी को दहशतगर्द करार दे दें। तो एक हमारी रियासत का मसला ये भी है कि हमारी रियासत के पास कुछ ऐसे अल्फाज उनकी डायरी के अंदर पड़े हैं जो बवक्ते ज़रूरत हर सियासी जमात, हर मजहबी जमात और हर गिरोह या टोले को वो देती रहती है। तो अब तहरीक लब्बैक जो है उसको एक जत्था करार दिया गया है जनाब रियासत की तरफ से, और रियासती गुमाशदे जो हैं वो इस वक्त तहरीक लब्बैक को एक जत्था कह रहे हैं। तो सूरत हाल कुछ यूँ हुई कि फिर जो साद रिजवी साहब हैं और पूरी तहरीक लब्बैक, उनके खिलाफ एक तो क्रैकडाउन लाहौर के अंदर किया गया। लाहौर के अंदर जब क्रैकडाउन किया गया तो वहाँ से जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान थे वो बड़ी तादाद के अंदर जमा हुए और फिर वो मुरीद के पहुँचे। उन्होंने पहुँचना था इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन गुज़िश्ता रात एक खबर आई और वो खबर हमने ये दी कि जनाब मोहसिन नकवी और IG पंजाब जो है वो मुरीद के पहुँचे हैं। मोहसिन नकवी और IG पंजाब के साथ इस्लामाबाद और तकरीबन 9 अजला की जो पुलिस है, 9 अजला की पुलिस भी उनके साथ वहाँ पर मुरीद के भेजी गई है। जब वो मुरीद के भेजी गई तो फिर हमने देखा कि बड़ी तादाद के अंदर वहाँ पर जो रेंजर्स के एहलकार हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। खबरें आई कि जनाब मोहसिन नकवी जो है वो खुद वहाँ पर पहुँचे हैं और वो ये जो सारा तहरीक लब्बैक के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाना है, या तो इसकी कड़ी निगरानी करेंगे या फिर साद रिजवी के साथ रब्ता करके उनके साथ कोई ना कोई जो है वो मुज़ाकरात किए जाएंगे, या तो उनके कोई जगह मुख्तस कर दी जाएगी कि आप वहाँ पर आकर बैठ जाएं, आप इसराइल के खिलाफ नारेबाजी करें, आप अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी करें, वहाँ पर बैठें। लेकिन अचानक ये खबर आती है जनाब रात को तकरीबन 3:30 के 4 बजे के करीब के तहरीक लब्बैक के खिलाफ एक मरतबा फिर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। एक क्रैकडाउन उनके खिलाफ लाहौर में शुरू किया गया, लेकिन एक क्रैकडाउन उनके खिलाफ जो है वो मुरीदके के अंदर शुरू किया गया और हुआ वही जो 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ किया गया। उसी तरह से रेंजर ने तहरीक लब्बैक के कारकुनान को घेरा और घेर कर उन पर जो है वो बिला इस्ताल फायरिंग कर दी। आप सोशल मीडिया उठाकर देख लें, ट्विटर उठाकर देख लें, जो जर्नलिस्ट इस चीज़ को मुरीदके से रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से शहादतें हुई हैं वहाँ पर, किस तरह से रियासत ने अपनी ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर निहत्ते कारकुनान पर गोलियाँ चलाई हैं। तो ये सारी वीडियोज़ इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं और तहरीक लब्बैक के खिलाफ जिस हद तक बदतरीन क्रैकडाउन किया गया है, मेरे ख्याल में रियासत को, हमें तो ये लगता है कि रियासत जब भी कोई ऐसा प्रोटेस्ट इस मौजूदा निज़ाम के खिलाफ उठता है तो रियासत उसको जो है वो खून के अंदर डबो देती है। रियासत को शायद खून लग चुका है और वो खून किसी सियासी जमात का हो, किसी मजहबी जमात का हो, इनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तहरीक लब्बैक के खिलाफ जो कुछ हुआ इंतहाई शर्मनाक था, इंतहाई शर्मनाक था। देखें, किसी भी
सियासी या मजहबी जमात की जो वे ऑफ पॉलिटिक्स है उसके साथ आपको इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसके साथ इस तरह का बदतरीन क्रैकडाउन करना, सीधी फायरिंग करना, उन पर गोलियां चलाना, उनको शहीद करना, उनको ज़ख्मी करना, ये किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। और इतलात हैं कि तहरीक लब्बैक के कुछ एक दो अमीर का नाम भी चल रहा है कि उनकी शहादत भी हो चुकी है, और उसी के साथ ही साद रिजवी की गिरफ्तारी की इतलात भी हैं, और हाफिज साद रिजवी साहब जो हैं इतलात हैं कि उनको गोली भी लगी। हालांकि आप हाफिज साद रिजवी का वो बयान उठाकर देखें कि जब ये क्रैकडाउन शुरू किया जा रहा था तो उससे पहले वो एक अपने कंटेनर पर खड़े होकर ये बयान दे रहे थे कि जी जो वहां पर पुलिस और रेंजर के एहलकार मौजूद थे वो उनसे मुखातिब थे कि आप हलाली माओं के बेटे हैं, हम आपसे इस्तदा करते हैं, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं, हमारे खिलाफ क्रैकडाउन ना करें। ये होता है एक तरीका पुरअमन एहतजाज का जो हाफिज साद रिजवी अपना रहे थे, क्योंकि साद रिजवी ने तो गुज़िश्ता रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह कहा कि हुकूमत की तरफ से अभी हमसे कोई रब्ता नहीं किया गया, हुकूमत अगर रब्ता करेगी तो हम उसको देखेंगे, अगर हुकूमत हमसे रब्ता करेगी। यानी कि उनकी बात से ये तासुर था कि साद रिजवी चाहते हैं कि उनके साथ मुज़ाकरात किए जाए, लेकिन पता नहीं मेरे ख्याल में हमारी रियासत को, हमारे निज़ाम को क्या मसला है कि जब इसराइल के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट निकलता है, अमेरिका के खिलाफ नारे लगते हैं, तो फिर ऐसे लगता है कि जैसे मौजूदा निज़ाम के खिलाफ नारे लग रहे हों। यानी कि इस सूरत हाल जो है इस हद तक पहुंच चुकी है, और ये जो गुज़िश्ता रात क्रैकडाउन निहत्ते कारकुनान पर किया गया है, जो शहीद किया गया है, वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। आपको इनकी वे ऑफ पॉलिटिक्स से ज़रूर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में किसी को इस तरह की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो निहत्ते कारकुनान पर इस तरह से सीधियाँ गोलियाँ चलाएँ। उसी के साथ ही दूसरा आज का जो रोज़ है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है पेशावर के हवाले से, क्योंकि आज इमरान खान के नामजद करदा वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने अपना हल्फ उठाना है, वहाँ पर वज़ीर आला का इंतखाब होना है। लेकिन इंतखाब होने से पहले वैसे तो सीरीज़ ऑफ डेवलपमेंट्स इस हवाले से हो चुकी हैं। डेवलपमेंट्स मुतअद्दिद जो है वो अक़साम के अंदर हुई हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम देखें कि जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्तीफ़ा दिया, तो इस्तीफ़े के बाद सोशल मीडिया के ऊपर खबरें गर्दिश करने लग गई कि जनाब गवर्नर जो है वो इस इस्तीफे को कबूल नहीं करेंगे जब तक वो हैंड रिटन इस्तीफा नहीं देंगे। फिर अली अमीन गंडापुर ने दूसरा इस्तीफा जो है वो हैंड रिटन दे दिया। हैंड रिटन इस्तीफा दिया तो फिर गुज़िश्ता रात ये खबर आई कि जनाब अब जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है, तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह फैसला किया है कि वो सोमवार के रोज़ 10:30 बजे जो है वो इजलास बुलाएगी, और इजलास के दौरान सोहेल अफरीदी की बतौर वज़ीर आला नामजदगी और उनका इंतखाब किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि गुज़िश्ता रात फैसल करीम कुंडी जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट के अंदर ये कहते हैं कि जनाब जो अली अमीन गंडापुर साहब का इस्तीफा है वो मैं वापस भेज रहा हूं। और एतराज़ क्या लगाते हैं? एतराज़ ये लगाते हैं कि जनाब उनके जो सिग्नेचर हैं वो आपस के अंदर मैच नहीं कर रहे। यानी कि पहले जो इस्तीफा दिया गया था और फिर जो हैंड रिटन इस्तीफा दिया गया, वो कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान इनके जो सिग्नेचर हैं, इनके जो दस्तखत हैं वो आपस में मैच नहीं कर रहे। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि ये जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब हैं, फैसल करीम कुंडी साहब ने जो एतराज़ लगाया इंतहाई भोंडा किस्म का एतराज़ है। यानी कि आप कोई कानून की शिक निकाल कर लेकर आएँ, आप कोई आइन का आर्टिकल उसका हवाला लेकर आएँ, आप कोई ऐसी चीज़ सॉलिड चीज़ आप लेकर आएँ तो बताएं कि इसके ऊपर कोई एतराज़ है। एतराज़ क्या लगाया है जनाब के पहले इस्तीफे और दूसरे इस्तीफे के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब के जो दस्तखत हैं वो आपस के अंदर मैच नहीं कर रहे। तो ये इंतहाई हैरान कुन था। वो पीपल्स पार्टी जो कि जमहूरियत का जो है वो बातें करती है, जो कि जमहूरियत की बड़ी चैंपियन बनती है, वो पीपल्स पार्टी के गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब जो है वो अवामी मैंडेट को तस्लीम नहीं कर रहे, वो वहाँ पर अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं कर रहे। तो ये तो टोटल पीपल्स पार्टी की जमहूरियत है और टोटल इनकी औकात है। उसके बाद फिर आज एक मरतबा फिर 10:30 बजे जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इजलास होगा। वहाँ पर थोड़ी नंबर गेम जो है वो इंतहाई दिलचस्प है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वज़ीर आला के इंतखाब का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि अब चूँकि तकरीबन 5 कैंडिडेट्स हैं जो कि इसके हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के हवाले से 5 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें एक तो सोहेल अफरीदी साहब हैं और 4 अपोजिशन से हैं। अब होगा ये कि इन 5 के दरमियान इलेक्शन होगा। इन 5 के दरमियान जब इलेक्शन होगा तो उससे पहले उसमें जो 2 कैंडिडेट्स सबसे ज़्यादा वोट्स लेंगे, वो 2 कैंडिडेट्स जो है वो मिसाल के तौर पर अगर किसी ने
90 वोट लिए हैं और किसी ने 53 वोट लिए हैं, और फिर बाकी 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 20 वोट लिए हैं, किसी ने 30 लिए हैं, किसी ने 4-5 लिए हैं। तो जो सबसे ज्यादा वोट लेने वाले 2 कैंडिडेट्स होंगे वो निकाल लिए जाएंगे और एक मरतबा फिर उनके अंदर एक इलेक्शन होगा, और उस इलेक्शन के अंदर फिर जो एक नामजद जो मुंतखब होगा, मुंतखब रकीन होगा, वो जो सबसे ज्यादा वोट लेगा दूसरे इलेक्शन के अंदर वो फिर वज़ीर आला मुंतखब होगा। अब इस हवाले से जो नंबर गेम है वो इंतहाई दिलचस्प है। वैसे तो टोटल खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है उसके अरकान हैं 145। अब 145 का अगर आप निस्फ हिस्सा निकालें यानी कि हाफ निकालें तो वहां पर 72.5 बनता है, लेकिन चूंकि 72.5 है नहीं तो वो 73 कंसीडर होते हैं किसी भी वज़ीर आला के इंतखाब के लिए। तो अब इसके अंदर जो नंबर गेम है, नंबर गेम नाजरीन इंतहाई दिलचस्प है। नंबर गेम ये है कि JUI उसके पास हैं टोटल 18 सीट्स, मुस्लिम लीग नून के पास हैं 17, पीपल्स पार्टी के पास हैं 10, उसके बाद अवामी नेशनल पार्टी के पास हैं जनाब 4, PTI पार्लियामेंटेरियंस के पास हैं 4, और ये टोटल मिला के बनती हैं 52। यानी कि टोटल मिला के अपोजिशन की जो सीटें हैं वो बनती हैं 52। उसके बाद 93 बनते हैं आज़ाद लोग जिनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, यानी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो MPAs हैं उनकी तादाद है 93। और अपोजिशन की टोटल कुल मिला के कितनी है 52। लेकिन आपको यह भी याद रखना चाहिए कि अपोजिशन ने अलहदा अपने जो फॉर्म्स हैं वो जमा करवाए हैं और अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। अब इस हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब ने जो इशाइया दिया था उस इशाइये के अंदर 74 नंबर्स पूरे थे, 74 नंबर्स वहां पर पूरे थे। कहा यह जा रहा था कि तहरीक इंसाफ के कोई बंदे तोड़ दिए जाएंगे, तहरीक इंसाफ के कुछ बंदों के जो उनकी वफादारियां हैं वो तब्दील करवा दी जाएंगी, जोड़ तोड़ कर दी जाएगी। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने अपना जो आखिरी इशाइया दिया था उस पर 74 नंबर से 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि उन्होंने हाजिरी जरूर लगवाई थी लेकिन वो चले गए थे। इसका मतलब है कितने 78 बनते हैं। 3 MPAs ऐसे थे जिन्होंने जो कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थे और उन्होंने फिर सुहेल अफरीदी को कॉल करके बाकायदा तौर पर उनके साथ खड़ा होने का ऐलान किया। तो यानी कि टोटल बनते हैं 81, मतलब 81 लोग टोटल हैं, 81 MPAs पेशावर के अंदर हैं। लेकिन अब खबर यह भी सामने आई कि जनाब जो इस वक्त की वहां पर अपोजिशन है, वहां पर जो अपोजिशन है उसने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ये जो वज़ीर आला के इंतखाब का मामला है इसको चैलेंज करने का फैसला किया है। वो इस तरह से चैलेंज करने का फैसला किया है कि जब अली अमीन गंडापुर साहब का जो रेजिग्नेशन है वो गवर्नर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो किस तरह से नए वज़ीर आला का इंतखाब हो सकता है। यानी कि अपोजिशन ये मुद्दा अपना रही है कि भाई पहले वज़ीर आला का जो रेजिग्नेशन है वो गवर्नर एक्सेप्ट करेगा, उसको देखेगा और फिर उसके बाद जो है वो अगले वज़ीर आला का इंतखाब होगा। लेकिन गवर्नर ने क्या रात गए वारदात डाली है, गवर्नर ने ये वारदात डाली है कि जनाब उन्होंने अली अमीन गंडापुर के रेजिग्नेशन को वापस भेजकर वो चले गए हैं कराची। और वो किस मकसद के तहत चले गए हैं? इसी मकसद के तहत चले गए हैं कि पीछे जो वज़ीर आला के इंतखाब का मामला है वो लटक जाए, यानी कि बाद में इसको चैलेंज किया जाए पेशावर हाई कोर्ट के अंदर और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये मामला लाया जाए। देखें, रियासत को एक बात समझने की जरूरत है, वो बात यह है कि आप इस तरह की सियासी जोड़ तोड़ करके, इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके आप पंजाब के अंदर ये चीज कर सकते हैं, सिंध के अंदर कर सकते हैं, बलूचिस्तान के अंदर कर सकते हैं, लेकिन यकीन माने आप ऐसी चीजें, ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये वारदात नहीं डाल सकते। क्योंकि आप अंदाजा लगाएं कि इमरान खान की एक कॉल के ऊपर जो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम है उसने 3 दिन की सोबतें बर्दाश्त करके, 3 दिन की शैलें, गर्मी, सर्दी और भूख बर्दाश्त करके वो डी चौक पर पहुंचे, यानी कि पार्लियामेंट हाउस से सिर्फ एक आधा किलोमीटर जो है वो दूर वो वहां पर पहुंच गए 3 दिन की सोबतें बर्दाश्त करके। तो क्या अगर आप ऐसे कोई ओछे हथकंडे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस्तेमाल करेंगे और वहां पर कोई पपेट वज़ीर आला बिठा देंगे और फॉर्म 45 और 47 का जोड़ तोड़ करके आप वहां पर कोई और वज़ीर आला बिठा देंगे, तो क्या उन खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए पेशावर हाई कोर्ट या खैबर पख्तूनख्वा पेशावर का जो हाउस है, CM हाउस है या गवर्नर हाउस है, क्या वो उन लोगों से दूर है? क्या वो उन पठानों से दूर है? क्या वो उन लोगों से दूर है जो कि डी चौक पर पहुंच गए थे, जो इस्लामाबाद की पार्लियामेंट हाउस पर पहुंच गए थे? तो मेरे ख्याल में रियासत को होश के नाखून लेने चाहिए। ऐसे होचे हथकंडे आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके खिलाफ आपने जो महाज सुहेल अफरीदी के खिलाफ खड़ा कर दिया है उसके बाद आपको सोचना होगा
कि वो इमरान खान के नामजद करदा वज़ीर आला हैं, उन्होंने अवाम का मैंडेट लिया है, वहाँ पर इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की नंबर गेम पूरी है। वहाँ पर उन्होंने अपना आज वो वज़ीर आला मुंतखब कर लेंगे, लेकिन सारी नज़रें इस वक्त पेशावर के ऊपर हैं, पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर हैं, पेशावर असम्बली खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है वो वहाँ पर हैं कि वहाँ से क्या डेवलपमेंट्स आती हैं। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।